यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर, साथ ही कई खबरों पर देंगे ताजा अपडेट। बिल्कुल, और दीपा के साथ मैं हूं स्नेहलता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और गंगा सवेरा में आपको पूरे दिन की हलचल एक साथ देखने को मिलेगी। सूबे की हर एक खबर पर बारीक नजर रहती है हमारी। बिल्कुल, यूपी उत्तराखंड की सियासत में और क्या चल रहा है, ये भी आपको तफसील से हम बताएंगे। बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और स्नेहा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोविड के एक बार फिर से दस्तक की। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश वो देंगे। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 188 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस नोएडा में देखने को मिले हैं। नोएडा में 108 नए कोविड पॉजिटिव मिले हैं। गाजियाबाद की अगर बात कर ले दीपा, तो यहां 36, लखनऊ में 10 पॉजिटिव हैं। साथ ही आपको बताएं कि इस वक्त प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की, एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार पिछले दिनों की बात करें तो बहुत धीमी थी, ना के बराबर भी पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी आंकड़े थोड़ा अलर्ट करते हैं हमें ये चिता रहे हैं, बता रहे हैं कि कोरोना का जो ये कहर है वो शायद कहीं गया नहीं है, छुप करके बैठा है हमारी नजरों के सामने। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। बिल्कुल, वही अगर बात करें देश में कोरोना के आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2451 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 14,241 हो गई है। और इसी से, इन आंकड़ों से ही आप समझ लीजिए परेशानी दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। और एक बार फिर से तमाम जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनका हमको पालन करना ही होगा। जो लापरवाहियां हाल फिलहाल में देखने को मिली थी, कोविड के केस कम होने के साथ ही लोगों की लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक बार फिर कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है, न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में। इसीलिए एहतियात बरतने बहुत जरूरी है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या हैं, लखनऊ में क्या चल रहा है, कोरोना के इन आंकड़ों को लेकर किस तरीके की तैयारी है। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से, उनका रुख करते हैं। शैलेश, ये बताइए कि अब आंकड़ों को लेकर के, देख करके प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगर बात करें एक्टिव केसेस की तो स्नेहलता, कुछ समय पहले 100 से भी नीचे पूरे प्रदेश में आंकड़ा आ चुका था, लेकिन अब जिस तेजी से बढ़ रहा है ये 1000 को पार कर गया। 1044 का आंकड़ा, और अब से कुछ देर में जो नया आंकड़ा आएगा तो ये मानकर चलिए और ज़्यादा होगी एक्टिव केस की संख्या। अगर बात करते हैं हम पिछले 24 घंटे की, जो आपने जिक्र किया 188 केस, तो अगर आप लगातार पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड देखें तो लगभग इसी तरह केस आ रहे हैं, बल्कि एक दिन 200 से ऊपर केस आए थे। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसी को लेकर जो स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक है वो भी 2 दिन पहले हुई मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और उसने अपनी एक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी है। दूसरी चीज़, आज भी मुख्यमंत्री टीम 9 की जो बैठक करेंगे उसमें इन आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी, बल्कि जो इसके आगे के और आंकड़े हैं जो अब से कुछ देर में आने, उनको भी वहां पर रखा जाएगा, उनकी समीक्षा होगी और इसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल 7 जिलों में मास्क अनिवार्य किया जा चुका है सार्वजनिक स्थानों पर, हालांकि अभी भी बहुत से लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये जरूर चिंता का विषय आप कह सकते हैं, क्योंकि जिन 7 जगह का हम जिक्र करते हैं उसमें 6 तो देखिए एनसीआर के क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, और इसके या पश्चिमी यूपी के, इसके अलावा राजधानी है लखनऊ, तो यहाँ पर तो ये फिलहाल चीज़ें सामने हैं। लेकिन लगातार अब अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे ट्राइज एरिया बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के लिए कहा जा चुका है और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। कई अस्पतालों में जो प्री टेस्टिंग है, जो कोविड की RT-PCR रिपोर्ट है, वहाँ पर वो मांगी जा रही है अगर कोई दिखाने के लिए अपने को जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक बार पहले चला करती थी, फिर से वैसा ही रूप धीरे धीरे नज़र आ रहा है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही ज़्यादा जगहों पर मिल रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि जो स्वरूप है इसका वो बहुत अभी खतरनाक नहीं मिल रहा है, और जो लोग वैक्सीनेट हैं उनके ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ऐसे में यही कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द सबको वैक्सीनेट किया जाए। जिन लोगों ने अभी तक
दोनों डोज लगवा लिए हैं और वो बूस्टर डोज के क्राइटेरिया में आ गए, पात्र हैं उसके लिए, तो उनके लिए ये फोकस किया रहा है कि कैसे जल्द से जल्द उनको बूस्टर डोज दे दिया है ताकि एंटीबॉडी जो है उनकी फिर से और बेहतर हो जाए और आगे कोरोना के खतरे से बचे रहे। एक जो अहम चीज़ है वो ये भी कि हर्ड इम्यूनिटी की हम जब बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पीछे जो 2-3 वेव आई उस दौरान और अब जो माहौल है, लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है कि लोगों के ऊपर कोरोना इस बार बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहा है, लेकिन लापरवाह ना हो इसलिए क्योंकि अपने ये स्वरूप बदलता रहता है और हमने देखा कि जब पहली वेव आई तो दूसरी वेव और खतरनाक थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ और अब सभी मंत्री फील्ड में उतर करके कामों का निरीक्षण करेंगे। जी हाँ, सीएम योगी के ये निर्देश यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके तहत शनिवार और रविवार 2 दिन सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में या प्रदेश में कहीं भी जमीन पर विकास कार्यों और योजनाओं के कामों का करेंगे निरीक्षण। बिल्कुल, देखिए फील्ड पर जाकर के हर एक काम का जायजा लेना होगा और इसके पीछे की सोच ये है कि योजनाएं जो जन कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं वो किस हालत में है, जमीनी स्तर पर वो कहां है, किस रफ्तार से उन पर काम हो रहा है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री जो फील्ड से फीडबैक हासिल करके ले आएंगे उसी आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी, आगे की रणनीति बनेगी। विभागों के प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम ने सभी मंत्रियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए थे और अब देखना होगा कि इसे क्रियान्वित किया जाएगा तो किस तरीके की फीडबैक लेकर के मंत्री वापस आते हैं। और देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में हैं और सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था के नब्ज वो लगातार जांच रहे हैं। इसी कड़ी में कल ब्रजेश पाठक बाराबंकी के कुर्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और यहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया। मंत्री जी के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पैर खुल गए। बिल्कुल, और रजिस्टर चेक करने के दौरान 2 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले, जिसके बारे में प्रभारी अधीक्षक ने स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी और उनके आरोग्य मेले में ड्यूटी की बात थी। इसके तुरंत बाद डिप्टी सीएम आरोग्य मेले पहुंच गए। मौजूद अधिकारियों से पूछताछ में गोलमोल जवाब मिला, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री फिर सीएचसी पहुंचे और तमाम कमियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। यानी दीपा, साफ तौर पे कोई कवर अप नहीं चलेगा। अगर आपने कुछ कहा है तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी के कुर्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे ब्रजेश पाठक और इससे पहले सीतापुर के महमूदाबाद में सीएससी और महिला अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया था। उसी की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से फुल एक्शन मोड में ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री, ये आप समझिए डिप्टी सीएम भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो इसीलिए लाजमी हो जाता है अलग अलग हिस्सों में जाकर के निरीक्षण करना और वो ग्राउंड में उतर करके जानकारी हासिल कर रहे हैं। और संगम नगरी प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, जहां थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की हत्या से सनसनी की खबर है। ईंट पत्थर से कुचल करके यह हत्या की गई है। मृतक के घर के आगे भी आग भी लगाई गई है। प्रदीप कुमार यादव ने अपने भाई भाभी की मौत को लेकर यह सूचना पुलिस को दी है। मृतकों के परिवार के 3 लोग शामिल है जिनकी जान गई है। सामूहिक हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और अब जांच में जुटी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है। तो देखिए, प्रयागराज में एक साथ 5 लोगों की हत्या से सनसनी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, क्या इलाका है, कौन सी जगह है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या पता चल रहा है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में पिछले शनिवार को भी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई थी। एक हफ्ते का वक्त बीता, आज फिर शनिवार है और फिर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है और ये इलाका भी लगभग वही है जो पिछले हफ्ते था। जो है थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव का मामला है, जहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ईंट पत्थरों से वार करके हत्या की गई है। मृतक के घर आग भी लगी हुई है। जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंच रही है और जब उस मौके पर छानबीन की जाएगी उसके बाद पूरे प्रकरण। मोइन, ये बताइए, जो लास्ट सैटरडे यानी पिछले शनिवार का केस था उसकी जांच कहां तक पहुंची है, उसके बाबत क्या सबूत है या क्या चीजें पहुंची हैं अभी पुलिस के पास? देखिए, उस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जबकि मौके से एक नोट मिला था जिसमें 11 लोगों के नाम का जिक्र था। तो पुलिस ने उस मामले में सभी 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और आगे जो भी कुछ होगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन आज का जो मामला है वो ब्लाइंड मर्डर कहा जा रहा है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किसने और क्यों एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की हुई है। बहरहाल जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंच रही है और जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचेगी वहां से सबूत जुटाएगी, जो रिश्तेदार होंगे उनका बयान लेगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर पूरे परिवार को किसने और किस मकसद से मौत के घाट उतारा है। मोइन, ये देर रात का पूरा मामला है, देर रात को हत्या की गई है, क्या बता पा रहे हैं लोग, और साथ ही परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, ये देर रात किसी वक्त का मामला होगा। अब से कुछ देर पहले जो है, जब पड़ोस के लोग वहां घर में गए हैं, उन्होंने देखा हुआ है आग लगने पर जब धुआं उठा है तब लोगों ने देखा है। उसके बाद पुलिस को खबर की गई है। जो थाने की पुलिस है वो पहुंच गई मौके पर, लेकिन जिले से बड़े अधिकारी तैयार हो रहे हैं, वो मौके के लिए निकल रहे हैं। डॉग स्क्वाड पहुंचेगा, इसके साथ साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो पहुंचेंगे, मौके से क्लूज उठाए जाएंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर पूरे परिवार को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा है। अच्छा, कोई रंजिश थी मोइन? अभी तक ये बातें भी साफ नहीं हो पाई होंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। किसी के साथ कोई रंजिश, कोई विवाद इनका चल रहा था, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, जो परिवार के 5 लोग थे, 5 लोगों की हत्या हो गई है। जो करीबी रिश्तेदार हैं वो मौके पर मौजूद है। अब वो जो बयान देंगे उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी बहुत शुरुआती मामला है, बयान दर्ज होगा, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचेंगी, छानबीन करेंगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर पूरे परिवार की हत्या किसने और क्यों की है। लेकिन मोइन, देखिए, एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी घटना है, ये दूसरी बड़ी वारदात है जिसमें लगातार एक ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा हो। संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं या फिर बढ़ रही हैं, वो किस तरफ इशारा करती है मोइन? ये तो खुली चुनौती है पुलिस प्रशासन को। देखिए, जो प्रयागराज का गंगा पार का इलाका है वहाँ हर 4-5 महीने में इसी तरीके से सामूहिक हत्या होती है। परिवार के लोग घर में सोए होते हैं, रात के अंधेरे में पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाता है, घर के सामान बिखेर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं जो है उलझा हुआ रह जाता है। ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रहते हैं या परिवार के लोग किसी रंजिश की तरफ इशारा करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पूरा सीरियल किलिंग का मामला है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि वो इस तरीके के मामलों का खुलासा करे और कुछ इस तरीके के इंतजाम करे जो सीरियल किलिंग हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके, पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो सिलसिलेवार तरीके से ये हत्याएं प्रयागराज में हो रही है, जिसको लेकर के सरकार और पुलिस को संजीदा होने की जरूरत है, ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि सीरियल किलिंग की जो घटनाएं हैं वो उस पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, और प्रयागराज पुलिस को बेहद संजीदा और बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से लगातार वहां पर इस तरीके से सीरियल किलिंग की जाती है, उस पर लगाम लगाना, उस पर विराम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े भी हो रहे हैं। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखेगा पूरी वारदात पर। अब अधिकारी जब वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी शुरुआती जांच में कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। मोइन ने बता रहे हैं कि अधिकारी वहां पर लगातार पहुंचने शुरू हो रहे हैं। सीतापुर जेल में कल आजम खान से मुलाकात के बाद आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। शिवपाल यादव ने कल आजम खान से सीतापुर जेल जाकर के उनसे 1.25 घंटे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके उन्हें आजम खान की पीड़ा बताएंगे, हालात बताएंगे। हालांकि आजम खान से मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी सहयोगी सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने शिवपाल यादव पर तीखी टिप्पणी की थी। बिल्कुल, और ये पूरा मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। किस तरीके से शिवपाल सुबह 10 बजे जाते हैं और मुलाकात करते हैं, 1.25 घंटे मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि उचित समय पर बताएंगे कि क्या बातें हुई हैं। बस ये जरूर कह गए कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आजम खान की पीड़ा बताऊंगा, सारे मुकदमे से जमानत मिली है, बस एक मामला है जिस पर जमानत जल्द मिल जाए ताकि वो ईद बाहर मनाए, अपनों के साथ मनाए। तो सीएम से मिलकर आजम खान का हाल बताएंगे, ये भी जानकारी। देखिए, अब मुलाकात तो हुई है शिवपाल सिंह यादव की आजम खान से, अब इसके पीछे भी बहुत सारे संकेत हैं जिस पर चर्चाएं चल रही हैं। शिवपाल सिंह यादव जेल से मिलकर के बाहर आए और तमाम बड़ी बातें कही। सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे,
तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। इमरान कुरैशी की अवैध मीट फैक्ट्री के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मैनेजर मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब के वारंट और तीनों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की शुरू कर दी है। तीनों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। कौन कौन से वो नाम है लगातार आपको बता रहे हैं। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है इमरान कुरैशी की। अवैध मीट फैक्ट्री का ये पूरा मामला है और तीनों आरोपियों के घर में अब कुर्की की कार्रवाई को शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर मेरठ से। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी सनुज जुड़ चुके हैं। सनुज, मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इनको लेकर, इन तीनों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में जो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग हो रही थी, एक तरफ पुलिस याकूब कुरैशी और उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देती है। वही इस मामले में जो फैक्ट्री मैनेजर है मोहित त्यागी, एक कर्मचारी है फैजाब और एक और मुजीब, तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं। जो नोटिस लिए हैं इनके भी दिए हैं और इसी के साथ ही कुर्की की तैयारी आज लगातार पुलिस जो कुरैशी उनके परिवार को देने वाले या उनके ठीक है सनुज, ठीक है, जो लोग हैं आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी तीनों के बारे में। बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल। और प्रयागराज का रुख करते हैं, बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी वलीउल्लाह के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख भी तय की गई है। ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने हर हाल में आरोपी वलीउल्लाह को पेश करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी वलीउल्लाह यूपी की गाजियाबाद जेल में बंद है और देखिए, अगली सुनवाई की तारीख यहां सामने आ चुकी है। 26 अप्रैल को वलीउल्लाह को हर हाल में कोर्ट पेश करने का यह निर्देश आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से सपा में शामिल हुए पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने सपा को अलविदा कह दिया है। इस दौरान हरपाल सैनी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्हें अहंकारी बता दिया। बिल्कुल। और इसके साथ ही हरपाल सिंह सैनी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी में जाने का उनका जो ये फैसला था वो गलत था। और इस दौरान हरपाल सैनी इमोशनल भी हो गए। अपने इस पूरे फैसले पर उन्होंने न सिर्फ अफसोस जताया बल्कि उन्हें लगा कि बहुत गलत फैसला था। तो अपने अनुभव से जो मैं देख रहा हूँ और देखा, मैंने आज समाजवादी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। मैंने पूर्व में बहुत गलत निर्णय ये समाजवादी पार्टी में जाने का लिया था और मुझे ये कहा था, पार्टी नेतृत्व ने मुझे ये कहा था कि आपके कद के अनुसार आपको परिषद में भेजा जाएगा। आप सरदाना के अलावा भी जहाँ जहाँ आपको जरूरत होगी आपको भेजे जाएंगे। मैंने अपनी लगन से और मेहनत से, अपने प्रयास से देखिए, बड़ी खबर मिल रही है सीतापुर से। कोर्ट में पेश होंगे खैराबाद के महंत बजरंग मुनि दास। देखिए, जेल में बंद बजरंग मुनि दास की जमानत के लिए भी अर्जी दी गई है और 12 अप्रैल को हेट स्पीच के मामले में जेल भेजे गए थे बजरंग मुनि। मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था और अब वायरल वीडियो पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। यहां हेट स्पीच के मामले में जेल में बंद बजरंग मुनि पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को लेकर जेल में बंद हैं बजरंग मुनि। पूरा मामला क्या है ये भी जरा समझिए। देखिए, खैराबाद की बड़ी संगत महंत के खिलाफ ये विरोध शुरू हुआ। क्यों? हेट स्पीच को लेकर। क्योंकि 12 अप्रैल को पुलिस ने बजरंग मुनि दास को गिरफ्तार किया जब उन्होंने हेट स्पीच दी थी। मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने ये स्पीच दी थी।